वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अगेन। ये है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम अब जो हमने चैप्टर 1 की कॉम्प्रिहेंशन जो पढ़ी थी अब उसके हम सवाल करने वाले हैं, सवाल जवाब। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो देख लें, वरना नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम कौन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी आपको पता नहीं होगा कि कॉम्प्रिहेंशन है क्या, तो आप वो देख लें और है ना, फिर आप इस वीडियो पे आ जाएं अगर आपने नहीं देखा हुआ, वरना नहीं तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा नहीं, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब फिर है ना हम शुरू करते हैं। तो अब ये 7 सवाल हैं, ये समझे, ये है ना लॉन्ग फॉर्म टाइप ऑफ सवाल हैं जिसमें है ना आपको जवाब है वो रेंज कर सकता है कि यार आपको कभी 1 सेंटेंस से लेके 5 सेंटेंस है ना लिखने पड़ सकते हैं। अब जैसे व्हाट डज़ द होली कुरान नरेट अबाउट मर्सी, तो यार आप याद करोगे कि अच्छा कॉम्प्रिहेंशन में मैंने होली कुरान और मर्सी के बारे में कहाँ पढ़ा था, तो मुझे याद है कि यार वो शुरू में कहीं था। तो आप जाओगे शुरू में और यहाँ पे आप ढूंढोगे कि यार यहाँ पे होली कुरान और मर्सी के ऊपर क्या लिखा हुआ है। फिर जब आप शुरू में ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आप पढ़ते हो कि अच्छा नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था कि द कुरान नरेट्स दैट द प्रॉफिट was sent as a mercy for all the worlds and he confirmed this also। तो अब ये आपका जवाब आ गया कि कुरान ने क्या बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट थे वो एज अ मर्सी फॉर ऑल दी वर्ल्ड्स थे एंड उनको है ना भेजा हुआ था। ये लिखा हुआ है कुरान में इसके बारे में, और भी आप ऊपर नीचे देख सकते हैं अगर एक और दो चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन यहीं पे पास में लिखी हुई हैं। और जितना मुझे याद आ रहा है नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ कुरान के बारे में। तो सबसे पहला जो जवाब है वो ये है। हमने देखा कि यार हमने पहले पूरे पैसेज को समझा पहली वीडियो में कि यार पैसेज क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन क्या रहा है। तो हमने समझा कि यार इसमें है ना जेनरॉसिटी और काइंडनेस के बारे में लिखा हुआ है थ्रू द प्रॉफिट। फिर हमें याद है कि यार अच्छा हमने पहला सवाल पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कुरान और मर्सी के बारे में। फिर हमने याद आया कि यार अच्छा हमने पढ़ा था कि यार शुरू में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो हम शुरू में गए और वहाँ पे ढूंढा और हमें ये जवाब वहाँ पे मिला। अगर आपको याद नहीं है कि यार वो शुरू में था तो आप ये कीजिएगा कि आप स्किम रीड कीजिएगा, कि मतलब आप ऊपर से देखिएगा कि यार यहाँ पे कुरान और मर्सी के अल्फाज कहाँ यूज़ किए गए हैं। तो आप देखेंगे कि यार यहाँ पे ये जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पे कुरान और मर्सी यहाँ पे एक साथ यूज़ किए गए हैं। फिर आप उसको पढ़ेंगे कि अच्छा ये सही चीज़ तो लिखी हुई है या नहीं, या फिर ये कुछ और कह रहा है। तो आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा नहीं यही लिखा हुआ है, यहाँ पे कुरान और मर्सी यहाँ पे यूज़ किए गए। ये ज़रूरी नहीं है कि कुरान और मर्सी मतलब वही सेम आइडिया हो, कुछ और भी बात की जा सकती है यहाँ पे, लेकिन ये वही बात की जा रही है जो सवाल पूछ रहा है। तो इसलिए इस पहले वाले का जवाब ये होगा। तो एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि यार वो वाले जो अल्फाज हैं जो सवाल में यूज़ किए जा रहे हैं मैं वही वाले सेंटेंस लिख लूँ, लेकिन तभी जब वही आपका जवाब हो। अगर जवाब कुछ और हुआ, अगर इसमें कुछ और लिखा हुआ है तो आपका जवाब नहीं होगा। तो आपने ख्याल रखना है कि अच्छा, इसलिए है ना सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ते हो ताकि समझ आ जाए, वरना ऐसे छापा मारोगे मार्क्स कटेंगे। तो शुरू में जब भी आप पढ़ो तो आप समझो कि अच्छा लिखा क्या हुआ है और अगर वो सवाल का जवाब है या नहीं। भले कुरान और मर्सी लिखा हो, जवाब कुछ और भी हो सकता है। हाउ डिड द प्रॉफिट ट्रीट द नॉन बिलीवर्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फिर यार मुझे याद है कि अच्छा इसका कहीं दूसरे पेज पे था, तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज में आया और ये रहा यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे स्टोरी ऊपर लिखी हुई है। और अब आप ये पूरा कॉपी नहीं करेंगे। ये क्या रहे, सवाल क्या था कि व्हाट डिड द प्रॉफिट डू टू द नॉन बिलीवर्स। तो यहाँ पे ये जो था हाउ डिड द प्रॉफिट ट्रीट द नॉन बिलीवर्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो अच्छा जो मक्का के ऊपर जब उन्होंने जब जीत लिया था मक्का को, तो फिर उन्होंने नॉन बिलीवर्स के साथ किया तो उन्होंने एक चीज़ की कि सबको माफ़ कर दिया, ही फॉरगेव देम। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ नोबल वन द सन ऑफ अ नोबल वन, ही अनाउंस देम टू हिज डिसीजन यू मे गो। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप ये लिख सकते हो कि सबको माफ़ कर दिया। ये यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि अच्छा जब वो मक्का में होते तो ये लोग करते थे, ये सब चीज़ें करते थे, और फिर जब मदीना में उन्होंने विदाउट अ ब्लड शेड किया और फिर उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया। ये इतनी लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको बोले उसको बोलो बाय बाय टाटा सी यू भाई, इतनी लंबी खाम क्यों करा रहे हो। सवाल का सिर्फ वही जवाब दो जो पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड द प्रॉफिट ट्रीट देम, हाउ डिड ही ट्रीट देम, सबको माफ़ कर दिया।
ही फॉरगिव एवरीवन, सबको माफ़ कर दिया, सबके ऊपर मर्सी दिखा दी, सिर्फ ये किया और कुछ नहीं। तो आपका जवाब ये रहा, बस फॉरगिव एवरीवन, बस। तो इससे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यार द प्रॉफिट इज़ अ मर्सी फॉर ऑल, एक्सप्लेन। तो अब हमने क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ लिया और समझ लिया तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा। कि यार सबसे पहले प्रॉफिट कहते हैं कि यार बी जेनरस टू एवरीवन एंड सबको माफ़ कर दो, बी मर्सीफुल टू एवरीवन। फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स बोली कि यार अच्छा सिर्फ खाली मर्दों के साथ नहीं होना है, आपने बच्चों के साथ होना है मर्सीफुल, आपके जानवर और परिंदे हो गए उनको भी अच्छे तरीके से करना है, फिर आपके नॉन बिलीवर्स हो गए, आपके नॉन मुस्लिम्स हो गए उनके साथ, और फिर साथ में आपके जो चिल्ड्रन एंड विमेन, खास करके विमेन जिनके लिए उन्होंने विमेन राइट्स बनाई। तो इसका जवाब ये है, इज़ अ मर्सी फॉर ऑल। बेसिकली इसमें आप ये लिखेंगे द प्रॉफिट सेड दैट यू हैव टू बी मर्सीफुल एंड यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, विच इंक्लूड्स सबसे पहले आपके परिंदे एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवर और परिंदे, सबसे पहला ये। दूसरा आपका बच्चे, चिल्ड्रन। तीसरा आपके औरतें, विमेन, लड़कियां। चौथा आपके नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स। ये है जवाब इसका। फिर चौथे सवाल पे आते हैं, नरेट एन एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस टू एनिमल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। तो इसमें आप डाल सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ काइंडनेस, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो आपके अबू हुरैरा थे उन्होंने एक दफ़ा देखा कि एक वो किस्सा जो मैंने आपको बताया था ना पढ़ के, ये पूरा जो है इसको है ना आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ये पूरा है ना पैराग्राफ, ये इसका जवाब है। लेकिन आपने ये पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इतनी जगह नहीं होगी। तो शॉर्ट में आप क्या लिखोगे कि देयर वाज अ ट्रैवलर हु सॉ ए डॉग हु वाज थर्स्टी, देयरफॉर ही जंप्ड इनसाइड द वेल टू गेट वाटर फॉर हिम एंड क्विंच्ड हिज थर्स्ट। ये मैंने 2 सेंटेंसेस में पूरा समझा दिया, सिंपल। ये यहाँ पे पता नहीं कितने 5-6 लिखे हुए, मैंने 2 सेंटेंसेस छोटे छोटे सेंटेंसेस में बता दिया। क्या था कि यार एक ट्रैवलर था who saw a dog who was thirsty and therefore he jumped in a well and quenched his thirst for him। बस ये मैंने लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। फिर 5वां सवाल आ गया, what reward did the traveler get on quenching the thirst of the dog। भाई उस ट्रैवलर को कौन सा इनाम मिला उस कुत्ते की प्यास बुझाकर। तो जो डॉग है उसकी जब प्यास उसने बुझाई तो उसके सारे जो गुनाह थे, सारे जो उसके सिंस थे वो माफ़ कर दिए गए। ये इसका जवाब है। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ही वॉज पार्डन ऑफ हिज सिंस, ये इसका जवाब है। फिर आते हैं छठे सवाल पे, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि क्योंकि हमने पढ़ लिया था तो हमें सबको है ना इक्वली ट्रीट करना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट एंड जनरसली एंड मर्सीफुली, एंड खामा उनके साथ जालपन और बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ये इसका जवाब है। और जब आप पैसेज में जाएंगे यहाँ पे तो पैसेज में ये है ना जवाब है यहाँ पे इसका, ये भी जवाब है लेकिन आपको इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं, आप बस लिख लें यहाँ पे कि यार उनको है ना, यार आप इज्जत से पेश आओ, जब भी उनको खाना पीना जब भी कुछ चाहिए तो उनके साथ आप काइंडनेस के साथ आओ, झालपन ना करो, उनको खाम तंग ना करो, और है ना बी काइंड टू देम एंड बी मर्सीफुल एंड जनरस टू देम। ये है इस सवाल का जवाब। फिर अब हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे जिसमें कहता है व्हाट लेसन डू गेट फ्रॉम द प्रॉफिट्स लाइफ एंड ऑल्सो नरेट इट्स सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट एज। तो यार लेसन हमने क्या सीखे पूरे पैसेज में, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा हुआ था तो उसमें हम सीख सकते हैं कि यार वी शुड बी मर्सीफुल, वी शुड बी जनरस, वी शुड बी काइंड एंड वी शुड ट्रीट एवरीवन रिस्पेक्टफुली एंड इक्वली। ये हमने लेसन सीखे हैं। और ऑल्सो नरेट इट्स सिग्निफिकेंस इन दी प्रेजेंट एज। यार आज के ज़माने में आपने देखा होगा यार लोग आजकल बदतमीज़ियाँ बहुत कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को कोई खौफ नहीं होता तो कुछ भी बोल देता है, कोई अनशन पता नहीं गालियाँ दे रहा होता है, बकवासियाँ कर रहा होता है, और क्राइम भी आजकल बहुत हो रहे होते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए कि आज के ज़माने में अगर हम ये टीचिंग्स लगाएंगे तो यार उससे होगा ये कि
ये दुनिया है ना एक और ज़्यादा अच्छी जगह बन सकती है। ये है आखिरी सवाल का जवाब। अच्छा, अब हम आते हैं इस वाले में एमसीक्यू के ऑप्शन थे। अब हम आते हैं एमसीक्यू के ऑप्शन। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं जो एमसीक्यूज़ हैं। अब इसमें हमने क्या करना है कि यार हम सबसे पहले टिक करते जाएंगे कि कौन से आंसर्स हमें सही लग रहे हैं, और फिर हम है ना देखेंगे आगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो यार इसमें सबसे पहले द प्रीचिंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ह्यूमैनिटी, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। अब यार बीकन ऑफ लाइट जितना हमें याद है उसका मतलब ये था कि रास्ता दिखाना, टू शो द करेक्ट पाथ, सही वाला रास्ता दिखाना, सही पाथ दिखाना किसी को। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, अ लाइट फॉर गाइडेंस, अ लाइट ऑफ गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, लेकिन इसमें ना हम और भी है ना पढ़ते जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यार यही जवाब हो। तो मैंने यहाँ पे एक है ना थोड़ा सा निशान बना दिया है यहाँ पे ताकि हमें याद रहे कि अच्छा ये हमने देखना है। फिर है अ लाइट फॉर वार्निंग। वार्निंग यार किसी को वार्न करना या किसी को है ना मतलब ऐसे बताना, किसी को किसी को कहना कि यार ध्यान से देखना, नज़रअंदाज करना, ये तो नहीं है इसका मतलब। तो ये तो है ना बिल्कुल ही आउट हो गया, तो ये हम हटा देते हैं। अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर मुस्लिम्स ओनली, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब पूरे सारे इंसान, खाली मुस्लिम्स नहीं। तो इसकी वजह से ये वाला भी आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चा क्या हमारे पास यहाँ पे बच्चा है पार्ट डी, पर इसमें अ लाइट टू शो पाथ। यस, लाइट टू शो पाथ, ये तो बिल्कुल सही है, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब इसमें दो ऑप्शंस पड़े हुए हैं, अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, अ लाइट टू शो पाथ। इसका आंसर डी होगा, आखिरी वाला। क्यों होगा? क्योंकि यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरलाइन फ्रेज को बताओ, बीकन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या था कि किसी को सही राह दिखाना, किसी को सही रास्ता दिखाना, तो वो अ लाइट टू शो पाथ होगा। फिर अगर हम इसमें फॉर ह्यूमैनिटी डाल देंगे तो आप समझें फॉर ह्यूमैनिटी, फिर फॉर ह्यूमैनिटी दो दफ़ा आ रहा होगा एक सेंटेंस में, क्योंकि अ लाइट फॉर गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, लेकिन यार यहाँ पे तो फॉर ह्यूमैनिटी वापसी लिखा हुआ और यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज का सिर्फ हमें बताना है। तो इसलिए उसकी वजह से इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन डी होगा। दूसरे ऑप्शन में द प्रॉफिट इज़ एन एपिटोम फॉर मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड्स। अब इसमें क्या था? एपिटोम का मतलब है एन एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल। तो अब है ना ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है ए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब तो रूल होता है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे, तो इसको हम हटा सकते हैं। एम्बॉडीमेंट पार्ट बी, ये सही है, एम्बॉडीमेंट का मतलब भी एग्जाम्पल है, लेकिन चलो इसको है ना हम इसको है ना हम टिक कर देते हैं। फिर आ गया पार्ट सी, इसमें आप देखें ना एग्जाम्पल, ये परफेक्ट है, ये ही आपका जवाब है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एग्जाम्पल वाला अल्फाज चाहिए था, तो इसलिए इसका आंसर एग्जाम्पल ही होगा। फिर है ना आखिरी पार्ट डी भी देख लेते हैं। तो लाइट नहीं, लाइट तो गलत है, लाइट तो इसका मतलब नहीं है भाई, रोशनी कहाँ से आ गई। एम्बॉडीमेंट, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं होता तो एम्बॉडीमेंट आंसर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक ज़्यादा बेहतर फिट है, यहाँ पे ज़्यादा है ना वो मायने मतलब है ना ज़्यादा क्लियर है और ज़्यादा समझ आता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, एग्जाम्पल। फिर पार्ट थ्री क्वेश्चन थ्री में आते हैं। द मदर बर्ड स्टार्टेड डैश व्हेन हर चिक्स वर टेकन अवे फ्रॉम नेस्ट। तो वो क्या कर रही थी यार, जब उसके बच्चे गुम गए थे तो क्या कर रही थी? वो उड़ रही थी। हाँ, उड़ तो रही थी, चलो उसको, लेकिन है ना और भी अल्फाज बेहतर यूज़ हो सकते थे, लेकिन चलो हम है ना लिख लेते हैं। सर्चिंग, यस सर्चिंग, वो ढूंढ रही थी उनको, लेकिन अब हम सर्चिंग और फ्लाइंग दोनों को है ना टिक कर देते हैं। स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग ज़्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि यार जब आपके बच्चे चोरी हो जाते हैं तो आप पागल की तरह रोने लग जाते हो और ढूंढने लग जाते हो। जितना आपको याद होगा कि यार स्क्रीचिंग का हमने जो आखिरी बार पढ़ा था, मतलब उसका ये था कि यार आप है ना परेशान हो रहे हो, आप रो रहे हो और चला रहे हो, तो स्क्रीचिंग है ना इसमें है ना सही मायने रखता है, सबसे बेस्ट रखता है। ऑल्दो जो अम्मी थी वो ढूंढ रही थी बच्चों को, वो रो भी रही थी और साथ में उड़ भी रही थी, लेकिन जो स्क्रीचिंग है ना वो सबसे बेस्ट आता है, तो इसलिए हम है ना स्क्रीचिंग यहाँ पे करेंगे। क्योंकि वो वैसे भी रोज़ उड़ती भी है और ढूंढती भी है, खाना भी ढूंढ सकती है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्क्रीचिंग यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट अल्फाज है ना, क्योंकि वो पूरा है ना पूरे सेंटेंस को सही तरीके से समझाता है, इसलिए यहाँ पे ये बेस्ट मालूमात यहाँ पे देता है, सबसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है चर्पिंग। चर्पिंग नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो बस आवाज़ करना होता है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। तो इससे तीसरा सवाल हो गया। फिर आते हैं हम चौथे सवाल में। द प्रॉफिट कॉन्कर्ड मक्का ड्यूरिंग डैश ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड। यार हमने जितना पढ़ा था पहले वाले में
पहली वीडियो में, तो उसमें आंसर 21 था, तो हम ये 21 कर देते हैं। फिर पांचवा सवाल, द वन विथ नो डैश फॉर अदर्स इज नॉट पेटीड। तो ये हमने जब पढ़ा था तो इसका आंसर पिटी था जो उधर दिया हुआ था कॉम्प्रिहेंशन में। तो अगर आप बुक से भी देखें तो यहाँ पे पिटी ही आएगा जो वहाँ पे अल्फाज दिए हुए थे। ये जो 3 सवाल है ना, जो क्वेश्चन 3, 4, 5, ये आप है ना उधर से भी देख के जवाब पढ़ सकते हैं कि यार जो जवाब दिए, जो वहाँ पे लिखे हुए थे ना टेक्स्ट, वही है ना, बस यहाँ पे अल्फाज वही सेम डालने हैं। और जो पहले 2 थे इसमें आपको है ना समझ आना चाहिए कि यार इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इससे हमारे ये ऑप्शंस वाले सवाल हो गए। फिर आता है ओरल कम्युनिकेशन। ये है ना आप छोड़ सकते हैं, ये काम का नहीं है, ये है ना पूरा आप भूल जाएं। ये ओरल कम्युनिकेशन हट गया। और पेयर वर्क, वर्क इन पेयर्स एंड शेयर, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये ज़रूरत नहीं है, ये आप हटा सकते हैं। एम ही है ना लंबी है ये, तो ये आप है ना छोड़ दें। और फिर उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, नहीं ये भी काम का नहीं है। ये है ना एम ही है ना आपको दिए हुए हैं, मैं आपको है ना सिर्फ वही चीज़ें करा रहा हूँ जो है ना काम की हैं, जो आपको एग्ज़ाम में है ना काम के आएंगे मार्क्स लाने के लिए। तो आप है ना ये पेयर वर्क, ग्रुप एक्टिविटी, ओरल कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल काम की नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। एग्ज़ाम आपने अकेले देना है, किसी के साथ बैठ के नहीं देना। तो ये ऑल बैठे होंगे एक रूम में लेकिन साथ में बैठ के नहीं कर रहे होंगे, एक पेपर एक ही बंदे के पास होगा, तो ये आप छोड़ दें, ये काम की नहीं है। अब हम इस पे आ जाते हैं, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अब इसके लिए सबसे जो पहला सवाल है, हमें हर अल्फाज के लिए एक सिनोनिम देना है फ्रॉम द थिसॉरस, एंड देन साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने हैं। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं यार, ऐसे ही अल्फाज जो जिनकी डेफिनेशन सेम है लेकिन अल्फाज अलग हो। तो अब जैसे उनकी है ना मतलब मायने सेम होने चाहिए चाहे वो अल्फाज अलग हो। तो अब हम इसको है ना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला अल्फाज है क्लोक। यार क्लोक जो है वो क्या होता है, वो समझ ले आप कंबल की तरह होता है, ब्लैंकेट की तरह होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट वर्ड होगा ना क्लोक की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली लगता हो, तो वो होगा केप। तो पहला वाला जो है इसका आंसर है केप। और अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं इसके कि यार ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एटसेट्रा। तो क्लोक है ना वो एक नाउन है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर केप और नाउन है। फिर आता है वेरीली। यार जैसे वेरीफाई होता है, वेरीफाई का मतलब यह है कि ट्रुथ को कंफर्म करना कि यार अच्छा ये सच है या नहीं। वैसे ही वेरीली जो होता है उसका मतलब यह है कि यार ये सच ही है, डेफिनेटली ट्रू है। तो इसका आंसर ये होगा कि डेफिनेटली, डेफिनेटली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यार ये सच ही है, डेफिनेटली। फिर अब यार इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि ये एल वाई से फिनिश होता है तो ये एडवर्ब है। अच्छा फिर आ गया लीनियंट। यार लीनियंट का मतलब यह है कि किसी के ऊपर आसान होना, किसी के ऊपर रहम दिखाना, इतना कोई मुश्किल ना होना, कठोर दिल ना होना। तो ये वही है ना मर्सीफुल की तरह ही हो गया। तो लीनियंट जो हो गया आपका, लीनियंट ये है मर्सीफुल। इसका सिनोनिम होगा मर्सीफुल, किसी के ऊपर इतना मुश्किल ना होना, आसान होना, रहम दिखाना। और इसका अब यार लीनियंट है ना वो एक ना वर्ब है ना नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि आप एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये एडजेक्टिव होगा। फिर अब हम आते हैं लिकिंग। लिकिंग का मतलब यार चखना, ठीक है, अपनी ज़बान से। तो आप यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं, टेस्टिंग, स्ट्रोकिंग, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हो सकते हैं। और ये क्या है, क्योंकि आप एक चीज़ कर रहे हैं लिकिंग या लिकिंग, तो इसका मतलब है ये एक वर्ब है। फिर आ गया सस्टेनर। यार सस्टेनर का मतलब वो है कि यार वो बंदा जो सस्टेन रखता हो, चीज़ें स्टेबल रखता हो, इक्विलिब्रियम में रखता हो। तो इसके है ना बहुत सारे हो सकते हैं। एक है स्टेबलाइज़र, एक और आप रख सकते हैं इसकी जगह कि वो सपोर्टर हो, या एक सपोर्टर हो गया या इंकरेजर। और अब सस्टेनर क्या है, इट्स यूज टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर आ गया हारमनी। हारमनी का मतलब यार है कि हर चीज़ को सुकून में और है ना पीसफुल रखना, सब कुछ है ना आराम से रखना। तो यार हारमनी जो है वो उसका जो सिनोनिम होगा वो हो सकता है बैलेंस। और हारमनी जो है वो एक सर्टेन स्टेट है, तो उसको हम है ना नाउन कहते हैं। ये हो गया हारमनी जो है एक नाउन। फिर आता है आपका कैंपेन। कैंपेन यार मिलिट्री कैंपेन जैसे हो गई। कैंपेन में आप जाके क्या करते हो, आप
बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक तो आप अटैक भी कर सकते हो, साथ में अम, आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि अच्छा हमें है ना जंग के लिए तैयारी भी करनी है, फिर आप जंग भी लड़ सकते हो। तो आप कैंपेन की जगह है ना आप यहाँ पे प्रैक्टिस लिख सकते हो या फिर आप वॉर भी लिख सकते हो। और कैंपेन में आप फाइट भी लिख सकते हो, लड़ना भी हो रहा है। तो ये बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये हो गया कैंपेन। इसके 3 सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए और ये है ना कैंपेन एक नाउन है। तो इससे अब हो गए आपके, ये आपका पहला सवाल हो गया, उनके ये जवाब हैं जिसमें मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन 2। कंसल्ट अ डिक्शनरी और ऑनलाइन सोर्स जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन पता चले। मैं प्रोनाउंसिएशन आपको खुद बता देता हूँ, मसला नहीं है। फिर आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको है ना प्रोनाउंसिएशंस आनी चाहिए जो आप डिक्शनरी या ऑनलाइन सोर्स से देखें। अब है ना इसकी है ना मैं प्रोनाउंसिएशंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला है नंबर 1 मेरियड, इसको प्रोनाउंस करते हैं मेरियड। फिर दूसरा आ गया आपका मिलिट्री, 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 मिलिटरी, मिलिटोरी, ऐसे नहीं, मिलिट्री, मिलिट्री। फिर तीसरा आ गया एपिटोमाइज, एपिटोमाइज, जिसका आपका मतलब याद होना चाहिए, परफेक्ट एग्जाम्पल। चौथा आ गया लेगेसी। फिर पांचवा आ गया पार्डन, पार्डन का मतलब माफ कर देना, पार्डन, पार्डन। फिर छठा आ गया क्विंच, क्विंच मतलब किसी की प्यास बुझाना, क्विंच। फिर आखिरी वाला वो है क्लेम, क्लेम। ये मैंने सारी प्रोनाउंसिएशंस आपको बता दी। अगर आपको फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप है ना वापसी सुन सकते हैं वीडियो, या फिर आप है ना गूगल से भी देख सकते हैं। तो अब इससे है ना आपके सारे सवाल हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना कि यार कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसके सवाल जवाब होते हैं, और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स कराए जाते हैं। तो अब फिर है ना नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक्स करेंगे जिसमें एडजेक्टिव्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और उनके पर सवाल आते हैं। तो अभी तक आपने कॉम्प्रिहेंशंस कर लिए हैं एंड उनके जो सवाल जवाब और वोकैबुलरी ये सब है, ये सारे कर लिए हैं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो वापसी देख लें, या फिर आप कमेंट कर लें, या फिर आप है ना हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर है ना अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव शुरू करेंगे।